हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम लोग जो है वो आईआईएमसी का जो एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसे डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम 28 ऑफ अगस्त को हुआ था 2021 में। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। मतलब ये पॉलिटी का जो क्वेश्चन है, और इसमें पूछा है कि प्रियम्बल में 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें कौन से टर्म्स जो है वो जोड़े गए थे। ऑप्शंस आर सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरन या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें जो जोड़े गए थे वो आपके दो शब्द थे, वो आपके थे सोशलिस्ट और सेक्युलर। सोवरन जो है वो पहले से ही उसमें इंक्लूडेड है, तो ये दो शब्द आपके जोड़े गए थे, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बोथ 1 and 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the constitution states the state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India। कौन से आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के ये कहा गया है कि स्टेट shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। ऑप्शंस आर आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 48। तो ये जो आपका कहा गया है वो कहा गया है आर्टिकल नंबर 44 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 44। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मीन्स कौन जो है वो इलेक्शंस में मतलब इलेक्ट किया जाता है, वोट किया जाता है, उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। ऑप्शंस आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं होते हैं वो होते हैं आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, विच अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। मीन्स किस अमेंडमेंट से जो वोटिंग एज है वो 21 से 18 साल कर दी गई थी। ऑप्शंस आर 60th अमेंडमेंट एक्ट, 61 अमेंडमेंट एक्ट, 62nd अमेंडमेंट एक्ट या फिर 63rd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो किया गया था ये आपका 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था। मतलब वोटिंग एज को जो है 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 5th है आपका, द फेमस इंदिरा सोहने and others versus Union of India case under the Supreme Court of India concerns with. Options are reservation of backward classes community, protection of basic structure of the constitution, acquisition of properties from a marginalized communities by the state, या provisions related to detention of a subject under section 144 of CRPC। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका शो भी हो रहा है वैसे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। इसमें जो बात की गई है इस केस में ये कंसर्न है आपका रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी से। सिक्स्थ क्वेश्चन, द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड। इम्पीचमेंट मीन्स महाभियोग की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, वो कब इनिशिएट की जाती है, कहाँ पर की जाती है, लोकसभा, राज्यसभा। तो ऑप्शन है आपके ओनली इन लोकसभा, इन नीदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के किसी भी हाउस में नहीं, इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों हाउसेज में, या सिर्फ राज्यसभा में। तो जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात आती है तो उनकी स्पेशली वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो उनकी सिर्फ राज्यसभा में ही
जो है प्रोसीडिंग चलेगी, और उनका जो लेना देना होता है वो भी सिर्फ राज्यसभा से ही होता है, क्योंकि जो सभापति होते हैं राज्यसभा के वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो इनकी जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो आपकी चलती हैं ओनली इन राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 7th question, the appropriate writ issued by Supreme Court to quash the appointment of a person to public office is, options are certiorari, mandamus, prohibition या quo warranto। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका quo warranto। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 8th question, under which of the following amendment education was made a fundamental right, मीन्स किस कौन से फंडामेंटल मतलब अमेंडमेंट से एजुकेशन को जो है एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ऑप्शंस आर 83rd अमेंडमेंट इन 2003, 83rd अमेंडमेंट इन 2002 या 86th अमेंडमेंट इन 2002 या फिर 87th अमेंडमेंट इन 2003। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3rd, दैट इज 86th अमेंडमेंट इन 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद से एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। उसके बाद 9th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टार्ड एंड अनस्टार्ड क्वेश्चंस आस्क्ड इन पार्लियामेंट। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो है, एन अनस्टार्ड क्वेश्चन इज़ वन विच इज़ नॉट कॉल्ड फॉर एन ओरल आंसर अनलाइक स्टार्ड क्वेश्चंस। और इसका सेकंड स्टेटमेंट, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो इन द केस ऑफ स्टार्ड क्वेश्चंस अनलाइक अनस्टार्ड क्वेश्चंस। तो इसमें पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शंस आर फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली या बोथ, 1 and 2 या नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वही करेक्ट है। फिर 10th क्वेश्चन पे जाते हैं। 10th क्वेश्चन, इन कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस द अप्रोप्रिएशन बिल इज इंटेंडेड टू। ऑप्शंस आर गिव अथॉरिटी टू गवर्नमेंट टू इंकर एक्सपेंडिचर फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, allow the government to borrow from the market to meet its expenditure, resort to monetize deficit facility by the Reserve Bank of India या फिर none of above। तो appropriation bill is intended to, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, गिव अथॉरिटी टू गवर्नमेंट to incur expenditure from and out to the consolidated fund of India। 11th क्वेश्चन आपका है, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। स्टेटमेंट दे रखी है, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। सेकेंड स्टेटमेंट है, दे कैन बी एनफोर्स्ड बाय अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। थर्ड स्टेटमेंट है, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन अमेंडेड ओनली वंस सिंस देयर इनकॉर्पोरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। ऑप्शंस आर 2 ओनली, 3 ओनली, 1 and 2 ओनली या फिर 2 and 3 ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4, 2 and 3 ओनली। फिर 12th क्वेश्चन देखते हैं, Who said that the right to constitutional remedies is the soul and heart of the Constitution? Options are B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, राजेंद्र प्रसाद या नन ऑफ दैम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज B.R. अम्बेडकर। फिर 13th क्वेश्चन पे चलते हैं।
13th क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड और टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स द मैटर इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय. ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेजॉरिटी इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई की फुल फॉर्म. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मेजॉरिटी इन ईसीआई विल डिसाइड कि मैटर में क्या होगा. तो 14th क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ. ऑप्शंस आर 9 मंथ्स, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स या फिर 6 मंथ. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फॉर 6 मंथ. एक पर्सन जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है उसे प्रेसिडेंट जो है मैक्सिमम 6 मंथ के लिए जो है एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं. 5th क्वेश्चन, अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड इन. मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करने हैं, संविधान में कोई संशोधन करना है, तो वो जो बिल निकाला जाता है वो कहाँ पर मतलब रखा जाता है. ऑप्शंस आर राज्यसभा, लोकसभा, इधर इन राज्यसभा और लोकसभा या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, इधर इन राज्यसभा और लोकसभा. 16th क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी इज अंडर विच आर्टिकल. राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है. ऑप्शंस आर आर्टिकल 300, आर्टिकल 300 ए, आर्टिकल 300 बी या फिर आर्टिकल 300 सी. तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आपका आर्टिकल 300 ए के अंडर आता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2. 17th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 17th क्वेश्चन, अब यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं. अभी तक हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देख रहे थे. 17th क्वेश्चन, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट. तो बुद्धा, गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, जो फर्स्ट सरमन दिया था, वो उन्होंने कहाँ पर दिया था. ऑप्शंस आर सांची, सारनाथ, कपिलवस्तु या वैशाली. ये सब जगह पे ही इन्होंने अपने सरमन दिए हैं, लेकिन जो पहला जो है उन्होंने दिया था वो कहाँ पर दिया था. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो फर्स्ट सरमन है वो डिलीवर किया था. फिर अब 18th क्वेश्चन, लीलावती विच वॉज रिटन इन 1150 was a treatise on. Options are arithmetic, astronomy, medicine या फिर religious rituals. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लीलावती जो है वो आपकी अर्थमेटिक पे लिखी गई है. 19th क्वेश्चन, Vivian Derozio has been associated with. Options are French Revolution, स्वदेशी मूवमेंट, यंग बंगाल या फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. तो विवियन डिरोजियो जो है ये आपके एसोसिएटेड है यंग बंगाल मूवमेंट से. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज यंग बंगाल. ओके. 20th क्वेश्चन, द फर्स्ट आश्रम एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी जी इन इंडिया वाज. जो पहला आश्रम गांधी जी ने भारत में बनाया था वो कौन सा था. ऑप्शंस आर कोचरब आश्रम नियर अहमदाबाद, ऑप्शन 2 साबरमती आश्रम, ऑप्शन 3 खादी प्रतिष्ठान एंड आश्रम एट सोदेपुर कोलकाता, ऑप्शन 4 बारदोली तालुका आश्रम. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, कोचरब आश्रम जो अहमदाबाद में बनाया गया वो पहला आश्रम है जो गांधी जी ने भारत में बनाया था. 21st क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल
रविंद्रनाथ टैगोर रीअनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर, मीन्स उन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है वापस करने की घोषणा कर दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने किस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। ऑप्शंस आर पार्टीशन ऑफ बंगाल, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, जलियांवाला बाग मैस्केयर या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसमें जो है उन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस करने की घोषणा कर दी थी। 22nd क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुआ था वॉज फॉट बिटवीन, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किन किन के बीच में हुआ था। ऑप्शंस आर बाबर एंड दौलत खान, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, बाबर एंड आलम खान या बाबर एंड राणा सांगा। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 1526 में ये आपका हुआ था बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में, क्योंकि बाबर का ये पहला युद्ध था जो उन्होंने भारत में अपना जो वर्चस्व है वो लहराने की कोशिश की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। 23rd question, the Servants of India Society 1905 was founded by, options are महात्मा गांधी, औरोबिंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर लाला लाजपत राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है 1905 में द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंड करी थी। Okay, 24th question. Why is 21st June chosen as International Yoga Day? Options are birth anniversary of Patanjali. It is the summer solstice in the northern hemisphere on this day. Option third, UNGA adopted India proposal on this day in 2014. Yeah, it is the day when the earth is closest to the sun. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इट इज समर सॉलिटाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑन दिस डे, इसलिए 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे मनाया जाता है। 25th क्वेश्चन आपका, विच इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ऑप्शंस आर only bacterial infection can be treated by antibiotics. While most bacteria are beneficial to health, most viruses are harmful. Option 3, bacteria are not a cause of vector-borne diseases. Option 4, a bacterium has DNA in its single cell, but the virus contains either RNA or DNA, but not both. तो इसमें जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बैक्टीरिया और वायरसेस की वो है आपकी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बैक्टीरिया आर नॉट अ कॉज ऑफ वेक्टर बोर्न डिसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26th क्वेश्चन है, विच वन इज क्रोनोलॉजिकली करेक्ट। ऑप्शंस आर कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान या फिर डे ऑफ डायरेक्ट एक्शन। मीन्स ये हिस्ट्री के जो है एक मिशंस हैं जो, तो इसमें पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है, पहले कौन सा आया था। तो सेकंड ऑप्शन है आपका क्रिप्स मिशन पहले आया, फिर वेवल प्लान, फिर कैबिनेट मिशन या फिर डे ऑफ डायरेक्ट एक्शन, या फिर आपका क्रिप्स मिशन, फिर कैबिनेट मिशन, वेवल प्लान, फिर डे ऑफ डायरेक्ट एक्शन, या फिर क्रिप्स मिशन देन वेवल प्लान देन कैबिनेट मिशन एंड देन डे ऑफ डायरेक्ट एक्शन। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है, जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पहले क्रिप्स मिशन आया, फिर वेवल प्लान आया, फिर कैबिनेट मिशन आया, देन द डे ऑफ डायरेक्ट एक्शन आया। ओके, तो फिर 27th क्वेश्चन है, इसमें असर्शन और रीजन दे रखा है। तो असर्शन दे रखा है कि नंबर ऑफ साइक्लोन्स इन द इंडियन वेस्टर्न कोस्ट हैज इंक्रीज्ड इन सर्टेन ईयर्स। उसका रीजन दे रखा है देयर इज अ टेम्परेचर राइज इन अरेबियन सी ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो मतलब असर्शन में बोला गया कि नंबर ऑफ साइक्लोन जो है इंडियन वेस्टर्न कोस्ट पे वो है आने वाले कुछ पिछले सालों से इंक्रीज हो गए हैं।
तो रीजन बताते हैं कि जो अरेबियन सी में जो टेम्परेचर राइज हुआ है इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं? तो ऑप्शन है आपके assertion is correct, reason is the correct explanation. Second, assertion is correct but the reason is not the correct explanation. Third, both the assertion and the reason are not true. Fourth, assertion is an incorrect statement but the reason is not. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। असर्शन भी करेक्ट है और जो रीजन है वो भी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 28th क्वेश्चन देख लेते हैं। Which is not correct about the socio-economic caste census conducted in 2011? Options are: this was the first time a caste-based census was conducted since 1931. Option second, SECC 2011 was conducted only in the rural areas. Option 3, the government has not released SECC data. Option 4, multidimensional poverty was considered in SECC 2011. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। SECC 2011 was conducted only in the rural areas. Okay. 29th क्वेश्चन देख लेते हैं आप। Consider the following with respect to agriculture census in India conducted by the Department of Agriculture and Farmer Welfare. Options are: it has been conducted every year, every 5th year since 1970-71. Second है आपका 2015-16 is the latest agriculture census. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? Both are correct. Only one is correct, only two is correct या none of them is correct. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। बोथ आर करेक्ट। मींस जो एग्रीकल्चर सेंसस होता है वो हर 5 साल में होता है, 1970 से होता आ रहा है और ये अभी तक का जो हमारा जो प्रेजेंट करेक्ट सेंसस है 2021 में, अब इस साल होगा वो जब, तो इसका कौन सा 2015-16 का अभी तक का हमारा एग्रीकल्चर सेंसस जो है वो लेटेस्ट है। फिर ओके, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है 30th वाला, इसमें करेक्ट आंसर आप देख सकते हो। मतलब मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बीच बीच में। फिर ये आपका जो है रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है 32nd जो आ गया, ये भी आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ओके, 34th क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है एक पैराग्राफ दे रखा है और इसमें पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट चारों में से जो है वो पैराग्राफ को सपोर्ट करती है। पैराग्राफ पढ़ लेते हैं पहले। वन न्यूयॉर्क पब्लिशर हैज एस्टिमेटेड दैट 50,000 to 60,000 people in the United States want an anthology that includes the complete works of William Shakespeare. And what counts for this renewed interest in Shakespeare, as scholars point out, his psychological insight into both male and female characters are amazing even today. This paragraph best support the statement that options क्या दे रखे हैं? Shakespeare characters are more interesting than fictional characters today. Second, people even today are interested in Shakespeare work because of the characters. Third, academic scholars are putting together an anthology of Shakespeare work. Fourth, New Yorkers have a renewed interest in the work of Shakespeare. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। People even today are interested in the Shakespeare work because of their characters. ओके, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। फिर ये वाला भी आपका जो है एनालॉजी का क्वेश्चन है रीजनिंग का ही, जैसे इसमें इम्पॉसिबल इज रिलेटेड टू फीजिबल इन द सेम वे एज थियोरेटिकल इज रिलेटेड टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रैक्टिकल। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड है, इम्पॉसिबल फीजिबल से कनेक्टेड है, इसी तरीके से थ्योरी जो है वो आपकी
प्रैक्टिकल से कनेक्टेड है। 37th क्वेश्चन है, गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट, ऑप्शंस आर गुजरात, असम, नागालैंड या फिर सिक्किम। तो गर्म पानी सेंचुरी जो है वो आपकी है असम में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following survey ships of India recently completed the survey data of the MV Expert Press Pearl acid leak and the fire accident? Options are INS Darshak, INS Sarv, INS सर्वेक्षक, INS निर्देशक या फिर INS संध्याक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका INS सर्वेक्षक। सर्वेक्षण जो है सर्वे होता है ना हिंदी में, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो सर्वेक्षक रखा गया है। 39th क्वेश्चन है, वज्र प्रहार 2021 में जो एक्सरसाइज हुई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये इंडिया की स्पेशल फोर्सेस और किस कंट्री के बीच हुई थी? ऑप्शंस हैं आपके फ्रांस, यूएसए, जापान या फिर श्रीलंका। तो ये जो हुई थी आपकी इंडिया और जापान, इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज यूएसए। 40th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड? मींस हमारे जो भारत में आइसलैंड है उसमें किस पे जो है सक्रिय वॉल्केनो अभी भी मौजूद है? ऑप्शंस आर कार निकोबार आइसलैंड, नैन कोवरी आइसलैंड, बैरन आइसलैंड या फिर मायाबंदर आइसलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बैरन आइसलैंड। 41 क्वेश्चन है, डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन, ऑप्शंस आर मिनिकॉय एंड मैंडिव, मिनिकॉय एंड मालदीव्स, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार या साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो जो डंकन पैसेज है वो आपका किसके बीच में है? साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, 42 क्वेश्चन है आपका, अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? मतलब ये कौन सी नदी की जो है ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं? ऑप्शंस आर महानदी, गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कावेरी। ये सब कावेरी की जो है ट्रिब्यूटरीज है। 43rd क्वेश्चन है आपका, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल। यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, वो कौन से आर्टिकल के अंडर स्टैब्लिश किया गया? ऑप्शंस आर आर्टिकल 122, आर्टिकल 178, आर्टिकल 272 या फिर आर्टिकल 315। तो यूपीएससी जो है वो आपका आर्टिकल 272 के तहत बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये गलत आंसर है, मैंने शायद गलत टिक कर दिया है। ऑप्शंस में दे रखा है ऑप्शन नंबर 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आर्टिकल 315। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 315। फिर 44th क्वेश्चन देख लेते हैं, What constitutional provision enables the central government to provide reservation in jobs and educational institution for the weaker sections of society? Options are Article 14, Article 16, Article 46 या फिर Article 19। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका Article 16। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन है आपका, which of the following statement is incorrect? Options are members of Lok Sabha are directly elected by eligible voters, money bills can be only introduced in Lok Sabha, the vice president of
President of India is the ex officio chairman of Rajya Sabha. President nominates 4 member of Anglo-Indian community to लोक सभा. तो इसमें से जो करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लोकसभा में सिर्फ 2 ही एंग्लो इंडियन जो है वो नॉमिनेट करते हैं, ना कि 4. तो ये जो गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4. 46th क्वेश्चन है आपका, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई. तो किसने वो लॉन्च किया है डीपीआई? ऑप्शंस आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 1. 47 क्वेश्चन, Pity Island, which is a bird sanctuary and an habitat of oceanic bird, is a part of. Options are Andaman and Nicobar, Lakshadweep Island, Daman and Diu या Pondicherry. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज लक्षद्वीप आइसलैंड. ओके, फाइल में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी तो आगे बढ़ते हैं. 48th क्वेश्चन जो है, नवतेज सिंह जोहर केस इज रिलेटेड टू. ऑप्शंस आर डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑल कंसेंशुअल सेक्स अमंग अडल्ट इंक्लूडिंग होमोसेक्सुअल सेक्स, या फिर इंक्रीजिंग पनिशमेंट फॉर दोज हु वायलेट द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, या फिर इंक्रीजिंग द रिटायरमेंट एज फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर ओपनिंग ऑफ ऑल रिलीजियस प्लेसेस फॉर वेमेन. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1. ये जो केस है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 से जो है संबंधित है. ओके, 49 क्वेश्चन देख लेते हैं. Delhi Mumbai Industrial Corridor is a mega infrastructure project. It does not span the state of. Options are उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पंजाब. तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है. 50th question, the government consider a village electrified if. Options are it has basic electrical infrastructure and all of its household and some public places have power. Second question, it is connected to the local power grid or has an independent power generation sources. Third question, it has basic electrical infrastructure and 10% of its household and some public places have power. The fourth question, it has been classified so based on energy intensity usage. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3. एक गवर्नमेंट जो है वो विलेज को इलेक्ट्रीफाइड तभी करेगी जब इट हैज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और 10% ऑफ हिज हाउसहोल्ड्स एंड सम पब्लिक प्लेसेस हैव पावर, तब वो गांव जो है एक इलेक्ट्रीफाइड गांव कहा जाएगा. तो हमने आज 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए. टोटल इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं. वो अगले 50 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी क्योंकि फाइल में अभी कुछ दिक्कत आ रही है. तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू सो मच.